Assalamu alaikum, dear friends. This is Bat Amir. Welcome back to our YouTube channel, Listen Lessons. Dear friends, this is my first ever lecture that I'm going to deliver through this platform. And the topic which I have selected is colonialism. Colonialism, it is beneficial for the students who are doing bachelor's, as well as it is beneficial for the students who are preparing for the PG entrance exams. Now, let's see what's colonialism. Colonialism is the practice in which strong countries dominate the weaker countries, exploit their resources, and they use their resources and control their wealth and power. कॉलोनियलिज्म का मतलब है जब एक स्ट्रॉन्गर कंट्री वीकर कंट्री को कमज़ोर करती है, उसको डोमिनेट करते हैं, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन रिसोर्सेज को अपने कब्जे में लेते हैं। और इस सारे सिस्टम में हम देखते हैं कि जो कॉलोनाइजर्स होते हैं वो कॉलोनियल कंट्रीज को ह्यूमन रिसोर्सेज उनके ह्यूमन रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट करते हैं। नाउ लेट्स सी what's the view of Indian historian Harbans Mukhia. Harbans Mukhia says colonialism is the governance of land and its people now on behalf and primarily for the economic benefits of a community of people. The economic philosophy behind the relationship between the colonizers and the colonies was that of exploitation, which was well fitted by the policy of mercantilism. हरबंस मुखिया का कहना है कि जो कॉलोनियलिज्म है, कॉलोनियलिज्म एक गवर्नेंस है जो कॉलोनाइजर्स कॉलोनियल कंट्रीज में जाके गवर्न उनको करते हैं, उनके सोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो ये सोर्सेज एक्सप्लॉइट इसलिए करते हैं ताकि अपनी उनकी जो कम्युनिटी होती हैं, जो उनके मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स होते हैं, जो उनके अपनी मदर कंट्री होते हैं, उनको फ़ायदा मिले। अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए ये इनको एक्सप्लॉइट यानी कॉलोनियल कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। नाउ सी व्हाट्स हिज व्यू। ही सेज द इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक फिलॉसफी जो है, इनकी रिलेशनशिप जो है वो बेस्ड ऑन एक्सप्लॉइटेशन है। दैट्स बेस्ड ऑन एक्सप्लॉइटेशन। सिंपली अगर हम कहेंगे कि जो कॉलोनाइजर्स और कॉलोनियल कंट्रीज होती हैं उनके दरमियान जो संबंध होते हैं वो किस पे मबनी होती है? एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर मबनी होते हैं। मींस ये इनको एक्सप्लॉइट करते हैं एंड दैट एक्सप्लॉइटेशन इज वेल फिटेड बाय द पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म। जो पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म है, मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। इट मींस जीरो सम गेम। मर्केंटलिज्म का मतलब है जीरो सम गेम, जहां पे फायदा स्ट्रॉन्गर कंट्रीज को होता है ना कि वीक कंट्रीज को। फॉर एग्जाम्पल, दो टीमें होती हैं, वो मैदान पे उतरते हैं खेलने के लिए। एक टीम जो होती है उसका फायदा होता है और दूसरी टीम जो होती है वो जीत नहीं पाती है, वो हार जाती है। यानी जो टीम जीतती है उसको फायदा मिलता है, यानी दे बिकम द विनर्स, एंड द टीम विच जो हार जाती है दे बिकम द लूजर्स। सिंपली यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो कॉलोनाइजर्स थे, कॉलोनियल जो मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स थे, जो ताकतवर मुल्क थे, वो इनको अपने कब्जे में करते थे, इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे, वो अपने बेनिफिट्स के लिए इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते थे। वहां पे फायदा जो है कॉलोनाइजर्स का होता था ना कि कॉलोनियल कंट्रीज का। मींस दैट कि वहां पे गेन था कॉलोनाइजर्स का और लॉस था कॉलोनियल कंट्रीज का। It is Harbans Mukhia's view. He has given it about the colonialism. Now let us see what is the view of historian Philip Hoffman. Philip Hoffman क्या कहते हैं? Philip Hoffman का कहना है कि that before, prior to 1800, they at least 35 Europeans had controlled at least 35% of the globe. And after 1914, Europeans had controlled at least 84% of the globe. हिस्टोरियन फिलिप हॉफमैन कहते हैं कि 1800 से पहले, 1800 से पहले यूरोपियंस ने 34% जो है ग्लोब को अपने कब्जे में कर लिया था, यानी कॉलोनीज बनाए थे। लेकिन
इसकी रफ्तार तेज होती गई, इसका प्रोसेस तेज होता गया। 1914 के बाद बढ़िया प्रोसेस इसने कर रहा है, बड़ी प्रोसेस इसकी तेज, इसका रफ्तार होने लगा 1914 के बाद। और जो है कॉलोनीज 84% कॉलोनीज जो हैं कॉलोनाइजर्स के कब्जे में आते हैं, और इन्होंने अपने कब्जे में अब 84%, अब जो ये 84% थे ये इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। मीन्स दैट कि ये 84% कॉलोनियल कंट्रीज 1914 के बाद कॉलोनाइजर्स के अंडर आते हैं, वो उनको डोमिनेट करते हैं। कॉलोनियलिज्म की प्रोसेस 1914 तक स्लो थी। अभी हम कह रहे थे आपको कि जो डोमिनेशन हुआ 1914 के बाद बहुत सारी कॉलोनीज बनी, लेकिन कॉलोनियलिज्म की प्रोसेस 1914 तक स्लो थी। बट विद द ऑनसेट ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ये प्रोसेस बहुत तेज होने लगी। इसने पूरे एशिया और अफ्रीका को अपने कब्जे में कर लिया। यानी एशिया और अफ्रीका दो मुल्क ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, यानी एशिया और अफ्रीका के मुल्क आहिस्ता आहिस्ता इसके कब्जे में, यानी इसके लपेट में आने लगे। लेकिन याद रहे, एशिया और अफ्रीका में दो ऐसे ममालिक थे, चाइना और जापान, जिन्होंने कॉलोनाइजर्स को सख्त जवाब दिया। Means that they showed stiff resistance towards the colonizers. इन्होंने कॉलोनाइजर्स को एक सख्त जवाब दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी देखने को मिलता है कि चाइना भी इनका कॉलोनी बन जाता है। ये एक सिस्टम था, एक आइडिया था कॉलोनाइजर्स का कि हम कैसे या तो इनडायरेक्टली इनको कंट्रोल करेंगे या तो डायरेक्टली इनको डोमिनेट करेंगे। ये कॉलोनियलिज्म का एक आइडिया था, कॉलोनाइजर्स का एक आइडिया था कि एक कॉलोनी कैसे बनाए हम एक कॉलोनी को कैसे बना सकते हैं। नाउ लेट अस सी what was the reason behind Asia and Africa becoming the colonies। अब देखते हैं रीजन क्या है एशिया एंड अफ्रीका जब कॉलोनीज बनी, इनके बिहाइंड क्या रीजंस थे ये कॉलोनीज बनी। फर्स्ट रीजन अगर हम देखेंगे, इनमें अबंडेंस में रॉ मटेरियल्स मौजूद थे। जो कॉलोनियल कंट्रीज होती थी इनमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे। फॉर एग्जांपल इनके पास जूट होता था, इनके पास कॉटन, राइस, लेड, टबैको, इंडिगो, ओपीम, ये रॉ मटेरियल्स इनके पास मौजूद थे। इसीलिए कॉलोनाइजर्स चाहते थे कि हम इन कंट्रीज को अपने लपेट में लाएं और इससे हमें फायदा मिले। दिस इज द फर्स्ट रीजन, ये पहला रीजन है। हम इनको मैन्युफैक्चर करेंगे, इन रॉ मटेरियल्स को, इनको फिनिश्ड गुड्स में तब्दील करेंगे और इन्हीं कंट्रीज को जाके भेजेंगे। ये फर्स्ट रीजन है इसका। सेकंड रीजन है, इनमें पोटेंशियल था बड़े मार्केट्स बनने में। यानी जो कॉलोनियल कंट्रीज थी ये इस काबिल थी कि ये बड़ी कॉलोनीज बनाई जाती थी, इनमें ये कैपेबिलिटी थी कि ये बड़े मार्केट्स बनते, और ये बड़े मार्केट्स बन भी गए। जैसे इनके व्हाई दे बिकेम द बिग मार्केट्स, बिकॉज दे वर पोजेसिंग लार्ज एरिया एंड लार्ज पॉपुलेशन। इनके पास ज्यादा पॉपुलेशन थी, एरिया भी ज्यादा था। एक तो इनके पास पॉपुलेशन ज्यादा थी, एरिया भी ज्यादा था, और इन लोगों में जब ये इन प्रोडक्ट्स को बेचते थे, जब ये बेचते थे प्रोडक्ट्स को, तो ये ज्यादा कंजप्शन इनकी हो जाती थी, ये ज्यादा बिकते थे। इसीलिए कॉलोनाइजर्स चाहते थे हम इन कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाएं, इनको अपने कब्जे में करें। थर्डली, द चीप लेबर वॉज अवेलेबल। चीप लेबर अवेलेबल था, सस्ते दामों में इन्हें मजदूर मिलते थे। ये सस्ते दामों में जब इन्हें मजदूर मिलते थे तो इनका अब हमने रीजंस देखे एशिया एंड अफ्रीका कैसे लपेट में आया कॉलोनाइजर्स के। नाउ लेट अस सी द फीचर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनीज आर ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू मदर कंट्रीज, सबऑर्डिनेट पार्ट ऑफ मदर कंट्रीज। कॉलोनीज जो थी ये सबऑर्डिनेट पार्ट होते थे मदर कंट्रीज की। मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स जो थे इनके सबऑर्डिनेट हुआ करते थे कॉलोनीज। जैसे हम बात करेंगे कि जो कॉलोनियल कंट्रीज थी वहाँ पे जो गुड्स प्रोड्यूस करते थे वो लो वैल्यू के होते थे, क्योंकि उनके पास लो टेक्नोलॉजी होती थी। एंड जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे कॉलोनाइजर्स के यहाँ, इन्हें मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स में जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे वो एक तो हाई वैल्यू के होते थे, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती थी। ये फर्स्ट फीचर है कॉलोनियलिज्म का, कि उनके पास अच्छे प्रोडक्ट्स होते थे। कि अच्छे प्रोडक्ट्स इसीलिए कॉलोनाइजर्स के पास होते थे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती थी। कॉलोनियल कंट्रीज के पास प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते थे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी। दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फीचर ऑफ द कॉलोनियलिज्म। नाउ लेट्स सी द सेकंड फीचर ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनीज वर इंटीग्रेटेड टू द वर्ल्ड मार्केट।
but colonies internally disarticulated, they got divided and they got separated. कॉलोनियल जो है कॉलोनियल कंट्रीज को अब वर्ल्ड मार्केट यानी वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ा गया, लेकिन इसकी जो अपनी इंडस्ट्रीज थी, इट्स एग्रीकल्चरल सिस्टम डिड नॉट सर्व इट्स ओन इंडस्ट्री, डिड नॉट सर्व इट्स ओन कंट्री. इसके एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था, इसने अपनी इंडस्ट्री अपनी कंट्री को फायदा नहीं दिया, बल्कि इसका एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो फायदा कॉलोनाइजर्स को देता था, क्योंकि वो यहाँ पे इनको वो सक करते थे, वो एक्सट्रैक्ट ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज करते थे अपने मुफीद के लिए. इट इज व्हाट कि इट मींस कि कॉलोनीज वर इंटीग्रेटेड टू द वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जब जोड़ा गया तो इनके रिसोर्सेज को निकाला गया. वो रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल किए गए दूसरी कंट्री की मुफीद के लिए जो मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स थे. नाउ लेट्स सी द थर्ड वन, दैट्स द ड्रेन ऑफ वेल्थ. ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या होता था, जिस कंट्री को ये अपने लपेट में लेते थे, डोमिनेट करते थे, वहां ये सोर्सेस एक्सट्रैक्ट करते थे, और वही जो वो वहां से वेल्थ एक्सट्रैक्ट करते थे, वो वेल्थ ये अपने सोल्जर्स के मेंटेनेंस में लगाते थे, सिविल सर्वेंट्स के मेंटेनेंस में लगाते थे, और ये भी इनको एक फायदा देता था. लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ इंडिया. इंडिया भी एक कॉलोनी थी. इसकी एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे जो है वेल्थ को, ड्रेन ऑफ वेल्थ एक कंसेप्ट है जो कि दादा भाई नेहरू जी ने दिया है. एग्जांपल में उसी हवाले से आपको एग्जांपल दे दूंगा इंडिया की. दादा भाई नेहरू जी ने कंसेप्ट दिया अपनी किताब में, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. उसमें लिखा कि जो कॉलोनाइजर्स थे, इन्होंने इतना एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज की, इन्होंने इतना वेल्थ यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया कि इससे लोग जो है, पहले ही मुल्क गरीब हुआ और इसके साथ जो लोग हैं वो भी गरीब हुए. 300 मिलियन पाउंड जो हैं ये इन्होंने एक्सट्रैक्ट किए हिंदुस्तान से, जिससे लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ा, जिसका इम्पैक्ट कंट्री के ऊपर पड़ा, और कंट्री दिन ब दिन कमजोर होती गई. ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक जो है दादा भाई नेहरू जी कहते हैं. एंड एक इंडियन पोइट है जो कहते हैं कि टैक्सेशन वाज रेज्ड बाय अ किंग, इट वाज जस्ट लाइक ए मॉइस्चर सकड अप बाय अ सन. कि टैक्सेशन जो है, ये जो यहाँ की कॉलोनाइजर्स थे वो इनके ऊपर टैक्स लगाते थे, ये ऐसे ही था. इट वाज जस्ट लाइक टैक्सेशन वाज रेज्ड अप बाय अ किंग, and it was just like a moisture that was sucked up by colonizers, and the Indians thought that this they will use they will use that wealth in their land. इंडियंस का मानना था, हिंदुस्तानी जो थे वो समझते थे कि जो ये वेल्थ यहाँ से ले रहे हैं, ये हमारी ही मुल्क के डेवलपमेंट के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे. बट दैट नेवरदलेस हैपेंड. लेकिन ये कभी ऐसा नहीं हुआ. जो यहाँ से एक्सट्रैक्ट वेल्थ करते थे वो अपनी कंट्री में लगाते थे, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट में लगाते थे, और जो रेस्ट कॉलोनी कंट्री होती थी उसके ऊपर नहीं लगाते थे, उसका कोई फायदा नहीं होता था. ये एक सेटबैक था कॉलोनियल कंट्रीज के ऊपर, और हिंदुस्तान की कंट्री के ऊपर भी एक सेटबैक था. नाउ लेट अस सी द फोर्थ वन इज फॉरेन पॉलिटिकल डोमिनेशन. फॉरेन पॉलिटिकल डोमिनेशन, दो तरह की डोमिनेशन होती थी. दो तरीके से जो है कॉलोनाइजर्स डोमिनेट करते थे कॉलोनियल कंट्रीज को. फर्स्टली डायरेक्टली में अगर हम देखेंगे, डायरेक्टली किसको डोमिनेट किया गया. डायरेक्टली यहाँ पे इंडिया को किया गया, डायरेक्टली हम देखते हैं अफ्रीका को किया गया. यानी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनको डायरेक्टली कंट्रोल किया, जिनको डायरेक्टली डोमिनेट किया ब्रिटिशर्स ने. इनडायरेक्टली किस को डोमिनेट किया, चाइना को किया, थाईलैंड को किया, जापान को किया. यानी इनको पॉलिटिकली डोमिनेट किया, इकोनॉमिकली डोमिनेट किया, सोशली डोमिनेट किया. डायरेक्टली में क्या होता था, ये वहां जाते थे कॉलोनियल कंट्रीज में, वहां पे बैठते थे एक पर्टिकुलर एरिया में, और फिर इनको डोमिनेट करते थे, पॉलिटिकली इनको डोमिनेट करते थे. इट्स ऑल अबाउट colonialism, and inshallah in next video we will discuss about legacies of colonialism on India in the Indian context. My dear friends, press the bell icon and subscribe our YouTube channel. Wish you all the best. Khuda Hafiz. Stay tuned with us for the latest updates.